मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपकी, यार इधर तवज्जो पे काम पे रखे ना यार, फिर आपका वही शुरू हो जाता। मैंने आपको बता दिया कि आपके अगले 10-12 दिन सर सलमान ने ही इस्लामियत की क्लास भी लेनी है। ठीक है, मे बी 10 दिन, मे बी 8 दिन, मे बी उससे कम, मे बी उससे 2-4 दिन ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आई विल टेक ओवर इस्लामियत अगेन वेरी सुन इंशाल्लाह। उतने दिन तक आप लोग कोशिश करें कि आपकी कोई ब्रेक की मैनेजमेंट उन्हीं के साथ बन जाए। 1:30 बजे एग्जैक्ट क्लास अपनी शुरू कराएं ताकि ब्रेक देनी उनके लिए आसान हो। मेरी क्लासेस के दरमियान आपको ब्रेक देने की मुझे जरूरत ना पड़े। ठीक है। लंबी क्लासेस रखने का ये फायदा है कि जरा ब्रेक देने में झिझक कम फील होती है। चलो 5-10 मिनट अगर किसी क्लास में ले भी लिए हैं तो नमाज की ब्रेक भी आराम से निकल आती है, कोई मसला नहीं होता। ये एक्सरसाइज हम पहले एक दफा सॉल्व कर चुके हैं। ये 2016 का पेपर है। मैं पहले बता चुका हूँ कि सिलेबस में अभी भी इस तरह की एक्सरसाइज शामिल है, लेकिन पेपर में अब इस तरह की एक्सरसाइज आती नहीं है। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने का क्या तरीका, इसका मतलब है अब हम ये दो पेपर जब सॉल्व हो जाएंगे तो इसके बाद मैं क्लास में एक और कोड का एक पेपर सॉल्व कराऊंगा जो जीसी का पेपर कहलाता है। लेकिन आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यार, जीसी का पेपर देने की जरूरत, ओ लेवल वाला 3248 कोड देने की जरूरत नहीं। ये 0539 दें, मई जून में दें, जान छुड़ाएं इससे। आसान है। उर्दू से मोहब्बत पैदा करने के लिए यही कोड काफी है। ग्रेड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो पेपर भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे वो पेपर इससे निस्बतन ज्यादा एफर्ट डिमांड करता है। ठीक है। थोड़ी सी बेस उसके लिए बचपन में स्कूल में बनी होनी चाहिए, फिर वो पेपर अच्छा ग्रेड देता है। तो वो पेपर दिखाऊंगा और उसके बाद उर्दू में हम बहरहाल पास पेपर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास पेपर्स हम इसी महीने के एंड पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। महीने के एंड पे जी जी मॉक्स की, वो यानी हमें अगले महीने उर्दू का कोई सिलेबस पढ़ने की जरूरत। फरवरी मार्च हमारे पास 3 महीने बेहतरीन है उर्दू की प्रैक्टिस करने के। अब उर्दू की सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस करी जाओ, लिखी जाओ, चेक कराई जाओ, लिखी जाओ, चेक कराई जाओ, लिखी जाओ, चेक कराई जाओ। हफ्ता 10 दिन लगेंगे ये दो पेपर्स डिस्कस करने में, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, लिसनिंग के पेपर्स की तरफ हम चल पड़ेंगे। किधर चल पड़ेंगे हम? लिसनिंग के पेपर्स की तरफ। इसमें एक्सरसाइज 1 में क्या बताया था क्या करना है? पहले सवाल पढ़ना है फिर जवाब देना है। अब देख लो कितना आसान है। जो आपने सब्जेक्ट दिया वो तो बहुत ही फारग था। इसमें चांदनी क्रीम किन लोगों के लिए है? तमाम उम्र की औरतों और मर्दों के लिए खुशखबरी। हो सकता है यही इसका जवाब हो, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। चांद कंपनी ने आपके चेहरे से मुतल्लिका सर परेशानियों इसकी की बॉटल तलाश पे लिखा में हुआ है। दिया है। सॉरी। सर इसकी बॉटल पे लिखा हुआ है हर उम्र के मर्द। बॉयज आपको मिली? हाँ जी, हाँ जी, बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है हर उम्र के मर्द और खवातीन। बॉयज आपको मिली है कि नहीं अभी तक? यार आप पूछ रहे हैं ना सर, में प्रिंट आउट नहीं दिए। आगे करो इसके। हाँ ठीक है, ले जाए। अभी आपके फादर आए हुए हैं, उन्होंने कोई इमरजेंसी है, आपको लेके जाना है। तो आपको पता है ना आपने उनको क्या बताना है, कब है ऑफ टाइम आपका? 7:30। जाओ। और किसको चाहिए जी प्रिंट आउट? ये आ गया ना आपके पास? ये आगे देते जाओ जल्दी जल्दी से यार, टाइम नहीं वेस्ट करो। सबको मिल गया कि किसी को और प्रिंट चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे, लेकिन अभी कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ खड़ा करें। 3। पांच। उर्दू के 3 और प्रिंट चाहिए पड़े आपके पास, या मैं कमांड दूं और? जी। कहाँ तक का प्रिंट है बेटे? इसका पेज देखिएगा कहाँ तक का मैंने प्रिंट दिया हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात तो देता हूँ कितने लोगों को चाहिए, रेज योर हैंड। ये देखो ना इधर, एक बात चाहिए दे दो ना आगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसको चाहिए?
मतलब आप लिख नहीं दे। अच्छा ठीक हो गया। फायदे। अब्दुल आदि आप अपना अपने डिस्को दे दो, आप बाद में ले लेना। पलक बेटे आज झाड़ के लिखना शुरू कर दो। क्रीम में इस्तेमाल होने वाले किसी एक रस का नाम बताएं। क्रीम में इस्तेमाल होने वाले किसी, फिर से हम पीछे जाएंगे। क्या लिखा हुआ जी, कुदरती चीजों से बनाई गई क्रीम, हल्दी, लीमू का रस, किसी एक रस का नाम बताना था। एलो जी, लीमू का रस आ गया। तो ऊपर से ही देख के लिख देना है, लीमू का रस। यस। ओके हो गया। देख के लिखना, लिखें। तीसरा सवाल, चांदनी क्रीम का इस्तेमाल आपको कैसे जवान रख सकता है। चांदनी क्रीम का इस्तेमाल आपको कैसे जवान रख सकता है पलक भाई। सर, काम भी तो करें, भूख लगी हुई है भाई को। खाएं खाएं, साथ साथ लेकिन साथ साथ लिखते भी जाएं। चांदनी क्रीम का इस्तेमाल आपको कैसे जवान रख सकता है। उम्दा और अच्छी क्रीम कई खूबियों के साथ निहायत सस्ती कीमत पर खरीदें, इस्तेमाल करें और इसका कमाल देखें। दाग और धब्बे दूर करें, एक ये हो सकती है आंसर। कील मुहासों से निजात दिलाए, उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियों से बचाए। सबसे ज्यादा वैलिड पॉइंट ये है। जिल्द को गर्मी और सर्दी से महफूज रखे, ये भी हो सकता है। उन्होंने एक नंबर का है। कैसे जवान रख सकता है, उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियों से बचाकर। उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियों से बचाकर। पता लग रहा है ना लफ्ज को फॉर्म कैसे करना है। उम्र, जो जो साउंड आ रही है वही वही साउंड लिखते जाओ। मरी के बाद झुर्रियों बेटे, जीम झिझ ज रे, झुर्रियों से बचाकर। झुर्रियां बेटे होती हैं ये जो रिंकल्स नहीं पड़ते जल्द पे, बुढ़ापे में ये पक्के होते जाते हैं। ये जो आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं जब, तो मेरे माथे पे नहीं पड़ते रिंकल्स। मेरे नहीं पड़ते, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लोगों के पड़ते हैं ना यहाँ पे ऐसे रिंकल्स होते हैं। नहीं। अच्छा यार, दिखा देता हूँ भैया आप क्या होते हैं रिंकल। ये भाई, ये नजर पता लग गया जी रिंकल्स क्या होते हैं। है सर, पता लग गया। पूछ कौन रहा था फिर अभी। तो पूछ ही क्यों जा रहा था बार बार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सारे ही रिंकल भी होते हैं। अब बस ये आंखों के दरमियान जो पड़ता है उसको फ्राउन कह देते हैं, वो जो वर्टिकल पड़ता है, तो वो आमतौर पर गुस्से की वजह से पड़ता है। एक शीशी की असल कीमत क्या है। 500 मिलीग्राम बोतल की कीमत सिर्फ 800 रुपए। अब जरा गौर से देखें। खास पेशकश, रियायत, एक बोतल खरीदने पर दूसरी बिल्कुल मुफ्त। असल कीमत क्या है भाई, 800 रुपए। रियायत की खास वजह क्या है, जश्न बहारा। क्या है रियायत की खास वजह, जश्न बहारा। रियायत कहते हैं कंसेशन को। जश्न बहारा होता है बहार का मौसम आने की का जश्न। यहाँ पंजाब में ये जश्न ज्यादा शौक से मनाया जाता है क्योंकि इस मौसम में फसल होती है। तो इसको हम आम तौर पे बसंत भी असल में इसी की वजह से मनाई जाती है। सरसों इधर बहुत लगाई जाती है, सरसों के फूल पीले होते हैं, तो बसंती रंग दे, बसंती पीला रंग, ठीक है उमर भाई। बसंत, वो जो गुड्डियां सर उड़ाने वाला नहीं, वो पहले जमाने में पीले रंग के गुड्डे उड़ाने को बसंत जी बेटे। सर वो हमारे बसंत के पाकिस्तान में टाइम नहीं है।
गुड्डे उड़ाना पाकिस्तान में के बाहर? अगर इमरान खान की तस्वीर लगा के उड़ाएं तो गुनाह है बकौल फौज के, अगर ना उसकी तस्वीर लगाएं तो जायज, अगर मरियम नवाज की लगाएं तो जायज, और अगर फील्ड नहीं मार्शल की लगाएं तो दो नफलों का सवाब। नहीं ये सर, पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा हूँ। बट लास्ट ट्वीट में तो पाकिस्तान में बसंत बैन कर दी गई है ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है मैं तवज्जो ही नहीं देता इन लोगों को जी। मेरी तस्वीर, फिर वो गुड्डा जहां भी गिरेगा कट के तबाही हो जाएगी। सर बच्चे कैम्ब्रिज में टॉप करेंगे फिर। कैमरेज में टॉप करेंगे। लास्ट सवाल, एडवर्टाइजमेंट। सॉरी। क्रीम खरीदने का क्या तरीका है? पैसे दो। क्रीम खरीदने का तरीका, फिलहाल ये क्रीम शहर के किसी भी जनरल स्टोर से नहीं मिल सकती, आप सिर्फ हमारी कंपनी की वेबसाइट से ही खरीद सकते हैं, तो यही इसका तरीका है। वहीं से देख के लिख लेना है, अगर कोई लफ्ज नहीं भी लिखना आता। क्या लफ्ज लिखने हैं जी? कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। वलीद आप फिर से यार आज नहीं आए, क्या वजह है? सर आया था। सर मेरी तबीयत नहीं है ठीक, तो फिर अच्छा, वेट नहीं अल्लाह किया, चलो फिर मैं सेहत कर। ठीक ठीक, अल्लाह सेहत कर, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हो गया। जी जी, ये रुक गया जनाब जी। यार कोई एक दिन होना चाहिए जिस दिन हम क्लास में सिर्फ मीम्स देखें। उफ। मैं श्योर यार सर। देखें, मैं करा लिखा देता हूँ, मैं आपको क्लास के दौरान कोई मीम याद आती है सर्च करके दिखाता हूँ। आता हूँ ना? कोई एक दिन होना चाहिए सिर्फ मीम्स हो, कोई काम ना हो क्लास। सर संडे क्या? ओपन कर दें। इस सैटरडे करते हैं, इस सैटरडे उर्दू की क्लास की बजाय मीम्स डे होगा। सर संडे ओपन कर दें सर, स्टडीज ना हो डिस्टर्ब। उर्दू की क्लास की जगह सैटरडे भी नॉर्मल क्लास ही होती है। क्या? सैटरडे को नहीं, कोई भी छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता, कोई करता है तो लड़ाई हो जाती है हमारी उसके साथ। चले आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ऐसी है। मेहंदी हसन हम आमतौर पे इनको कहते हैं, लेकिन असल में इनका नाम था महदी हसन। क्या नाम था? आमतौर पे इनको मेहंदी हसन ही कहते हैं लोग। मेहंदी हालांकि नून होता है उसके अंदर। मेहंदी बेटा दाएं हाथ से खाते हैं। जी 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 जी, किया हुआ पहले, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। सबने नहीं किया हुआ ना। टेस्ट की सूरत में था, वर्कशीट की सूरत में था, क्लास की सूरत में। जी हाँ, ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ है? मैं इनकी कलर फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मेहदी हसन, ये है जी मेहदी हसन साहब। यार अब्दुल आदी, यार नो, डोंट बी सॉरी, डोंट इंटरेक्ट विद दीज गाइस, दे आर ओल्डर देन यू। वो आपकी छोटी छोटी बात में माइंड करेंगे, बदतमीजी होगी आपके साथ या आप करेंगे। सामने देखो, काम पे तवज्जो दो, काम पे तवज्जो दो। ये मेहंदी हसन बेटा पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर है। ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। और इनके बारे में, लता मंगेशकर को जानते हैं कौन है? नहीं जानते? लता मंगेशकर इंडिया की सबसे मशहूर सिंगर है। यानी इंडिया में जिस सिंगर को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है वो कौन है? लता। लता मंगेशकर कहती थी कि इनके गले में भगवान गाते हैं। वो कहती थी ये आम बंदा नहीं, ये मुसलमान है, कहती ये आम बंदा नहीं है, यदि भगवान इसके गले में गाते हैं। ये मेहंदी हसन इतना बड़ा। और आप इनके कोई गजलें सुने कभी? आए हाय, इतना बंदा बोर होता है। नहीं नहीं, उन लोगों को मैंने इससे पहले कहा आप सुने तो, क्योंकि जो जेन जी है ना, जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ये आदी है, वो ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। मैं तो जारी बात है, जो गजल सुनने का शौकीन होता है उसको तो अच्छा ही लगता है भाई। वो हारमोनियम वाले, और ये एक नई नस्ल तो गिटार पे गजलें सुनने वाली, गिटार भी बल्कि क्या ही बजाए, ट्रिंग ट्रिंग करके जोन सा मर्जी आता है भजनों का। क्या यार। खैर, सर हमारे इनके जमाने में एक आपको और चीज शेयर करूं आपसे। हमारे जमाने में क्या होता था? गेम्स इम्पैक्ट ऑन
90s किड्स, एक रिसर्चर ने बेटे एक रिसर्च छापी है, वो कहता है कि गेम्स जो 90s के किड्स खेलते थे ना, उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट किया है हम लोगों पे। और आपकी नस्ल में एक फर्क की वजह वीडियो गेम्स भी है। पता है, जो हमारी नस्ल है, ये जो 90s वाली नस्ल है, जिसको पता नहीं आप लोग क्या बूमर्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, मिलेनियल्स कहते हैं। कहता है ये जो नस्ल है ना, जो गेम्स ये खेलती थी ना, इस गेम में क्या होता था, सेव की ऑप्शन नहीं होती थी। फिर 3 चांसेस होते थे मैक्सिमम, आप मर गए, गेम ओवर, फिर जीरो से स्टार्ट। फिर हर स्टेज एक डिफरेंट स्टेज होती थी और गेम का कोई एंड होता था। अब जो गेम्स होती हैं उनके अंदर ऐसा सेव की ऑप्शन है। आपके एक लेवल बन गया तो बन गया। आप में से कोई पबजी खेलता है या जो भी गेम खेलता है, आपका एक लेवल बन जाता है, बन जाता है, जो चीजें आपने हासिल करनी है वो हासिल करनी। तो कहता है हमारी जो जनरेशन थी इसके अंदर मेमोरी के ऊपर ज्यादा हमें रिलाई करना पड़ता था, रेजिलियंस, पेशेंस सीखते थे। आपकी जनरेशन में पेशेंस का मादा थोड़ा, इसकी एक वजह क्या है, गेम्स। क्या वजह है एक, खैर ऐसे ही मुझे जहन में आया, ये भी रिसर्च है, किसी का एमी टेवा नहीं है, ना टेवा लगा देते हैं कोई, तू नहीं कभी कामयाब होता भाई। ये रिसर्च, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है कि जो बंदा, मेरे जहन में ये बात बैठी हुई, जो बंदा एग्जाम में चीटिंग करता है या टेस्ट में, क्लास टेस्ट वगैरह में चीटिंग करता है, इसका चांस ज्यादा है बड़े होके चोर डाकू बनने का। और वो करप्शन, किसी भी किस्म की करप्शन हो सकती है, एज कम्पेयर टू उसके जो बचपन में नहीं करता है चीटिंग। अब मेरे पास क्या इसकी कोई रिसर्च है, नहीं। सुनने में बात अच्छी लगती है, लोग शायद मान भी लेते हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चा अपने उस्ताद का एहतराम नहीं कर सकता, यकीनन जब वो बड़ा होगा अपने वालिदैन को घर से निकाल देगा। मैं उसके लिए दलाइल भी दे सकता हूँ कि जितने वालिदैन ओल्ड एज हाउसेज में रहते हैं, ये गरीबों के वालिदैन या अनपढ़ों के वालिदैन नहीं होते, ये अमीरों के पढ़े लिखों के वालिदैन होते हैं। मेरे ख्याल में मुल्क छोड़ के भागते भी पढ़े लिखे लोग ही हैं, वो वाले जो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते थे। मेरे ख्याल में एथेइस्ट भी, जो मुसलमान एथेइस्ट हो जाता है, या नॉन मुस्लिम भी, कोई ऑलरेडी नॉन मुस्लिम है लेकिन अपना दीन छोड़ के एथेइस्ट हो गया, मेरे ख्याल में ये भी वही है जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जिसकी आप इज्जत नहीं करते उसकी बात की वैल्यू नहीं होती, और जिसकी बात की वैल्यू नहीं होती उसकी बात आप सुन के नंबरों के लिए तो लिख लेते हैं। जैसे इस दफा पंजाब बोर्ड में इस्लामियात में हाईएस्ट नंबर जिसने हासिल किए थे वो सिख था। इस्लामियात के सिलेबस में जिसने हाईएस्ट नंबर हासिल किए थे वो कौन था? उसने बड़ा अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, राइट। होता क्या है कि वालदेन नहीं सिखा पाते, कि वालदेन वालदेन सिर्फ डोप डाल पाते हैं। वालदेन वालदेन का एहतराम नहीं सिखा सकते, रोब डाल सकते हैं। उस्ताद वालदेन का एहतराम, जैसे उस्ताद उस्ताद का एहतराम नहीं सिखा सकता, वालदेन सिखाते हैं। ऐसे ही वालदेन वालदेन का एहतराम, उस्ताद, वो उस्ताद आपके दादा दादी भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपने वालदेन को बहुत सारा एहतराम अपने दादा दादी से सीखा है। आप लोग अपने अब्बा को पता नहीं क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं आप लोग? आपने अब्बा को क्या कहती हैं? बाबा। आप, बाबा, बाबा, अब्बू बाबा ना। सर, अब्बू। अब्बू, किसी के अब्बू, हाँ। हमारे घर में, मेरी मेरी फैमिली जो है, हम लोगों का रुझान था पापा कहने का। हमारे जो ताया के बच्चे थे, बड़े ताया के बच्चे, वो अ, अब्बा कहते थे। और जो छोटे ताया के बच्चे थे वो अब्बू कहते थे, वो कहते थे। हमारी दादी सबको कहती थी इसके साथ जी लगाना है, पापा नहीं कहना, पापा जी कहना है। अब्बू नहीं कहना, अब्बू, जी कहना है। अब्बा नहीं कहना, अब्बा। अब वो जो जी का लफ्ज आप सोचो वो इम्पैक्ट कितना करता है हमारे लिए। अब्बा के साथ दोस्ती की बजाय एहतराम। पापा तो यार होता है भाई, यार पापा क्या करते हो, यार बाबा क्या आपने मजाक बनाया हुआ है, तो लेकिन बाबा जी के साथ यार नहीं लगता, राइट। तो इसका मतलब है वो एहतराम आप कहाँ से सीख सकते हैं? ट्रेडिशनल टीचर जरूरी नहीं, कोई भी आपका इस मामले में टीचर हो सकता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा थीसिस क्या है, जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता ये वालिदैन के साथ ठीक नहीं होता। इसका चांस ज्यादा है वालिदैन को बड़े होके घर जब आज के दौर में ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरी, लेकिन क्या मेरे पास इसके कोई रिसर्च के फैक्ट्स एंड फिगर्स है? मैंने कोई 50, 500, 500, 1-2 मिनट में आ रहा है फलक। मैंने कोई ऐसा है कि 500 लोगों को, प्लीज इधर तो, मैंने कोई ऐसा हुआ है कि कोई 500 लोग हैं और उन 500 लोगों पे रिसर्च की हुई है और देखा इनमें से 250 वो वाले चूज किए थे,
मनूर आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं, उसके फोन की तरफ है। 250 बच्चे जो है वो उनमें से वो हैं जो वालिदैन का एहतराम करने, उस्ताद का एहतराम करने वाले हैं। 250 वो हैं जो उस्ताद का एहतराम नहीं करते। और मैं फिर देख रहा हूँ इनमें से कौन कौन अपने वालिदैन के साथ बड़ा होकर क्या सलूक करता है। मेरे पास कोई रिसर्च, यहाँ आपने जुमला सुना होगा, बाअदब, बामुराद, बेअदब। ये सारे जुमले कहने सुनने में अच्छे हैं, मान भी लेता है बंदा, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई रिसर्च, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं आपको ये जो बात अभी बताई है गेम्स वाली, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये इधर रिसर्च बेस्ड बात है। मारियो की गेम हम खेलने वाले लोग हैं। तो उससे हुआ क्या है, आपकी जनरेशन में जहां और बहुत सारी चेंजेस आए हैं, आपकी जनरेशन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी हैं। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है आपकी जनरेशन में। आप अल्लाह को सिर्फ इसलिए अल्लाह नहीं मानना चाहते कि अबू ने कहा, तो लेकिन नेगेटिव क्या है, आप फिर सुनना ही नहीं चाहते अल्लाह है भी कि नहीं है। आप में से 90% लोग इसलिए अल्लाह को छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि अबू कहते थे अल्लाह है। यू नो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। ज्यादातर रिबेलियन है आपकी एज में, क्या है, जो बड़ों ने तरीकाकार पहले सेट किया हुआ है, या जो सुनते समझते हैं उससे रिबेल करना है, वो तरीकाकार फॉलो, इसके ऊपर रिसर्च जरूर मौजूद है। बाकी मैं आपको फर्क करना समझा रहा हूँ असल में, कि कैसे किसी की बात को आप उसका जाती व्यू पॉइंट या थीसिस समझ के, और कैसे किसी को रिसर्च को देखते हैं। हमेशा जब भी किसी से कोई बात सुने तो अपने पास, ये नहीं कह रहा उसी से पूछना शुरू कर दे, अपने पास कम से कम इस बात को एनालाइज करें, यार ये बात, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा है बंदा, या ये जो बात इसने की है ये फैक्ट एंड कोई रिसर्च बेस्ड है। क्योंकि अगर वो बात रिसर्च बेस्ड है तो फिर उसका उसका दर्जा कुछ और है, और अगर वो बात अपने पास से की गई है तो फिर उसका दर्जा कुछ और है। अब रिसर्च बेस्ड होना क्यों जरूरी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में यही तैयारी होती है। फर्ज करें आपको मेहंदी हसन के घराने का नाम कुछ और पता है। फर्ज करें हमने लास्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंशन की थी, कॉम्प्रिहेंशन में को बात लिखी हुई थी, गलत लिखी हुई थी, मैंने आपको बताया था ये सच नहीं है। लेकिन चूंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन में वो लिखी हुई थी, हमें आंसर उस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेसिस बेसिस पे देना। बेटे इधर फलक किधर पढ़ा रहा हूं मैं इधर, हमें आंसर किसकी बेसिस पे देना है, कॉम्प्रिहेंशन की बेसिस पे। किसकी बेसिस पे देना है, अगर घराने का नाम पीछे कुछ लिख दिया गया तो वही घराने का नाम हम एक्सेप्ट करेंगे। अब फर्क ये है इस एक्सरसाइज में और पिछली एक्सरसाइज में, पैसेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। मेहंदी हसन 18 जुलाई 1927 को भारत के इलाके पूना में पैदा हुए। उन्होंने मौसीकार घराने कलावंत में आंख खोली। कितना आंसर देना है बोला आपने, सिर्फ कलावंत। क्या लिखना है मरियम, इतना आंसर ही काफी है। कलामत लिखा खत्म। हिजरत के वक्त उम्र, हिजरत यानी ये इंडिया से जब पाकिस्तान आए, खुशकिस्मती से मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान, अपने वहीम खान और चचा इस्माइल से हासिल की। उन्होंने कम उम्री से ही इस मैदान में अपने फनी जौहर दिखाने शुरू कर दिए। 1938 में स्टेज पर पहली बार अपने फन का मुजाहिरा किया। 20 बरस की उम्र में हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ा। 20 बरस। अब आप जरा गौर करें कि इन्होंने पैसेज में 20 बरस कैसे लिखा हुआ। बरस साल को कहते हैं, और मैंने कैसे लिखा है 20। 20 इज अ गुड आंसर। मुझे ऐसे 20 लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे भी 20 लिखने की जरूरत नहीं है। जो आम 20 लिखना आता है वही आना चाहिए। अगला सवाल, बच्चों की तादाद 100। अच्छा, मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए और जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए पहली मुलाजमत साइकिलों की दुकान पर की और बाद में मैकेनिक बन गए। नई जिंदगी का नया दौर अपने साथ परेशानी और मसाइल भी लाया। मेहंदी हसन की मुश्किलात के बावजूद हिम्मत और लगन से काम करते रहे, और साथ साथ अपने मौसीकी के शौक को पूरा करने के लिए रियाज भी जारी रखा। रियाज भी मेहनत को कहते हैं। ये पुत्र बाल ना बनाने की वजह से, अब तुझे बता रहा हूँ जिंदगी में ऐसे होता है। Either you want to be something or you don't want to be something. Right now you don't. I wish इससे पहले के हालात खराब हों, और होते हैं सबके लिए। आई विश आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए मैं खुद भी कुछ बनूं। जब जिंदगी में ठहराव आ गया तो मेहंदी हसन को अपना घर बसाने का ख्याल है। उन्होंने अपनी कजन शकीला बेगम से शादी कर ली।
और बाद में एक और शादी भी की। वो औलाद की नेमत से माला माल हो गए। उनके 14 बच्चों में से 6 बेटे आज भी अपने वालिद के फन्नी विरसे को किसी ना किसी तरह से आगे। कितने बच्चे हैं जी? मेहंदी हसन का ही मेरा ख्याल है वाकया है कि इनका एक बेटा है, वो इनको कहता है जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब 22-25 साल की उम्र का हो जाता है, तो अब्बा को कहता है, अब्बा मैं भी आपकी तरह गाना चाहता हूँ। या कम उम्री में, शायद 15-16 साल की उम्र, मुझे याद नहीं, इनका बड़ा बेटा होता है मेरे ख्याल में। तो अब्बा कहते हैं, बेटा अगर तुम गाना सीखना चाहते हो, वाकई इनका तब बहुत नाम बन चुका होता है, तो जरा कुछ गा के दिखाओ। तो वो आतिफ असलम टाइप सिंगर होता है उस टाइम पे। आतिफ असलम ने भी बाद में सीखा, पहले तो उसको गाना नहीं आता था। तो वो गाना गाता है, अब्बा बड़े सुकून से सुनते हैं उसका 2-3 मिनट का जो भी गाना होता है। फिर उसको कहते हैं, बेटा मुझे तो सुना दिया है, दोबारा ना किसी को सुनाना, तुम सिंगर नहीं बन सकते। तो बच्चा बहरहाल जिद में प्रैक्टिस करता है और कुछ आम सा सिंगर बन नहीं जाता, समवॉट बन जाता है। काइंडली लेट मी इनका मैसेज जूम मीटिंग पे। उम्र वैसे यार, जी मुझे पता है आप, पलक साहब मुझे पता है आप जोन से गाने का इसका रेफरेंस दे रहे हैं, मुझे पता है। सामने तवज्जो, आदमी उम्र, बंदा बेसुरा ही हो, कॉन्फिडेंस से गाए ना, लोग वाह वाह कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करो, लोग क्या ही देते हैं, वाह क्या अच्छा गाया। फिल्मी दुनिया में लाने वाले शख्स का नाम, बेटा सामने काम पे तुझे। इनके बेशुमार परिस्तारों और शागिर्द, परिस्तार क्या होते हैं? तारीफ करने वाले। इनके फनी पेशे का आगाज 1957 में हुआ, जब सलीम गिलानी ने उन्हें रेडियो में, सलीम गिलानी इज द रॉन्ग आंसर, रेडियो में इंट्रोड्यूस कराया। आपने गलत आंसर दिया। यहाँ से उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा, उनकी आवाज को बेहद पसंद किया गया, शोहरत मिलना शुरू हुई। हत्ता देखें कैसे लिखा है, हत्ता के का मतलब होता है यहाँ तक। मुल्क के कोने कोने में ये आवाज गूंज उठी। मौसीकार मोहम्मद हुसैन ने उन्हें ने फिल्म शिकार में गुलकार की हैसियत से मुतारफ कराया। मौसीकार मोहम्मद हुसैन, ये था आंसर। मौसीकार मोहम्मद हुसैन, यार बचपन कितना प्यारा होता है वैसे। खैर, अगला सवाल तो पड़ा ही नहीं। जिस जबान में सबसे ज्यादा गाने गाए वो कौन सी जबान है? वो पहले प्लेबैक सिंगर बन गए। फिल्मी दुनिया पर तकरीबन 25 बरस तक उनका राज रहा। मेहदी हसन चूंकि सादा और हलीम तबीयत, हलीम तबीयत क्या होती है? नरम तबीयत, नॉट अच्छी, नहीं बेटे, नरम तबीयत। लड़ने ना वाली, हर बात में ये ना करना, तू ऐसे ना करने वाली, ठीक है ना? पेपर क्यों ऐसे पकड़ाया मुझे, ऐसे क्यों देखा मेरी तरफ, ये वाली। इसलिए शोहरत और मकबूलियत के बावजूद उनमें गरूर और तकब्बुर नाम को नहीं था। मेहंदी हसन ने बेशुमार गीत और कौमी नगमे गाए, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 है। क्या सवाल था बोला? ठीक है जी। जिस दुनिया में जहां भी उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, उनकी आवाज वहां तक पहुंची है। इकबाल की शायरी की तरह उनकी गुलकारी ने, यानी कौमी नगमों ने लोगों में जो जज्बा पैदा किया। उर्दू जुबान के साथ पंजाबी में भी कुछ गाने गाए। यार इसका मतलब है उर्दू ही बनती है, क्योंकि उर्दू के अलावा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कौन सी जुबान बनती है वो? उर्दू। कौन सी बनती है? हाँ, 3 दफा आप लोग कह चुके हैं, सॉरी सर, अब नहीं करते। अच्छा अच्छा। आगे आगे, अच्छा अच्छा। अगला सवाल, हिंदुस्तानी सरकार से मिलने वाले अवार्ड का नाम? शहनशाह जी, भारतीय हुकूमत की तरफ से शहनशाह गजल, और पाकिस्तानी सरकार से तमगा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज मिले, और आखिर में फेफड़ों के मर्ज में शामिल हो गए। क्या नाम है जी? शहनशाह, शहनशाह गजल। मौत की वजह? फेफड़ों और फालिज की मर्ज में। यहां तक का प्रिंट आउट मिला हुआ है या अगली एक्सरसाइज भी मिली हुई है? यहीं तक मिला हुआ है। अगली एक्सरसाइज अब आप घर से करके आएंगे, कल क्लास में डिस्कस होगी, ठीक है जी।
यहाँ पे आपको छुट्टी मिलती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।